नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिका अपनी पूरी टीम के साथ वापस से स्पेशल डिपार्टमेंट में आ गई थी। स्पेशल डिपार्टमेंट के आने के बाद अनिका के फ़ोन पर अब्बास का कॉल आता है। अब्बास से कॉल करने के बाद अब अनिका उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके अब वापस से वो भूमिका के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही अनिका भूमिका के कैबिन पर तक पहुंचती है तो अनिका देखती है कि भूमिका का चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ लग रहा था। भूमिका किसी गिल्ट में नजर आ रही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आखिर भूमिका का ऐसी हालत क्यों हो रखी थी, लेकिन अब अनिका अपने कदम भूमिका की तरफ बढ़ाती है और भूमिका से कहती है, भूमिका क्या हुआ, तुम इतना इतना भी अपसेट क्यों हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फ्लैशबैक। जब अनिका के कहने के बाद सभी अपने अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए थे तो अब की बार अनिका की गाड़ी में भूमिका और निखिल के अलावा अनिका की गाड़ी में इंस्पेक्टर अब्बास भी मौजूद थे। इनको छोड़कर बाकी के बचे हुए जैसे कि अर्जुन सिंह, छठी इंद्री और बाकी के कुछ कांस्टेबल वो सब पीछे की ही दो गाड़ियों में आ रहे थे। अभी अनिका की गाड़ी एक बड़े से ब्रिज को पार कर रही थी जिसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि नीचे देखने पर ये एक खाई जैसे प्रतीत हो रहा था। अभी अनिका की गाड़ी उस ब्रिज को पार भी नहीं कर पाई थी कि तभी अनिका के टायर फटने की आवाज़ आई। अनिका ने एकदम से अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया। अचानक ही टायर फटने की वजह से अनिका की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और अनिका की गाड़ी ओवर कंट्रोल हो गई थी। अनिका से अब ब्रेक भी नहीं लग रहा था। ये तो अच्छा था कि इस टाइम गाड़ी अनिका ड्राइव कर रही थी, जिसके कारण अनिका ने तुरंत ही गाड़ी को अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि ड्राइविंग करना कोई अनिका से सीखे। यहाँ पर अनिका की ड्राइविंग बहुत ही अच्छी थी। जैसे ही अनिका, भूमिका और सभी लोग उस गाड़ी से नीचे उतरे के वो अभी बस गाड़ी के टायर को देख ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने एकदम से गोली चला दी। इस गोली का निशाना कोई और नहीं बल्कि भूमिका थी, लेकिन अनिका की सुनने की ताकत ज़्यादा होने के कारण अनिका को इसका आभास पहले से ही हो गया था, क्योंकि अब अनिका के सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि वो हर एक मूवमेंट को दूर दूर तक, काफ़ी किलोमीटर तक आसानी से सुन पाती थी, चाहे कितनी ही भी स्लो आवाज़ क्यों ना हो। जिसके कारण अनिका ने भूमिका को एकदम से साइड से हटा दिया, जिससे भूमिका तो उस गोली से बच गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो गोली अनिका की बाजू पर आकर लग गई। जैसे ही अनिका की बाजू पर वो गोली लगी, उस गोली के लगने से एकदम से अनिका के हाथ से वो प्लास्टिक का बैग छूट गया, जिस बैग में उन लोगों के ब्लड सैंपल थे जो कि वो मेंटल हॉस्पिटल से कलेक्ट करके लेके आए थे। और वो अब अनिका से के हाथ से वो पैकेट छूटकर वो नीचे ब्रिज के नीचे जाकर गिर गया। जब तक अनिका संभल पाती या उस बैग को पकड़ने की कोशिश करती, तब तक वो प्लास्टिक बैग नीचे गिर चुका था। इतने में भूमिका और निखिल भी एकदम से संभल जाते हैं और उन्हें देखते हुए भी बाकी सभी के सभी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और अब वो भी संभलते हैं। सामने वाले की अभी जो जहाँ से वो गोली चली थी उस गोली का जवाब देते हुए अब अब्बास और उसकी टीम ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन लोगों को पता था कि ये गोली कहीं ना कहीं पीछे से ही आई थी, लेकिन जैसे ही अब वो लोग इस फायरिंग का जवाब देने लगे तो कुछ देर के बाद वहां पर दोनों ही तरफ से गोलियों की धुंधू की आवाज़ आ रही थी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नुकसान अनिका की टीम में से किसी को भी नहीं हुआ था। दोनों ही तरफ से बार बार गोलियों की आवाज़ें हो रही थी। कभी इस साइड से गोलियां गूंज रही थी तो कभी उस साइड से। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर दोनों ही टीमों के बीच में एक जंग सी शुरू हो गई हो। काफ़ी देर तक जब यह फायरिंग चलती रही, कहीं ना कहीं अब उन गुंडों के पास जो गोलियां थी वो भी कम पड़ने लगी थी। अब उन गुंडों को लगा कि वो इन सबसे जीत नहीं सकते, तो वो भी वहां से भागने के लिए सोचते हैं। जैसे ही अब उन्हें लगता है कि अब शायद वो अभी इन भूमिका की टीम या अनिका की टीम उन्हें पकड़ लेगी, तो उससे पहले ही अब वो यहाँ से भाग निकलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने के लिए निकलते हैं तभी भूमिका की एक गोली एक गुंडे के पैर पर जाकर लगी, जिसके कारण अब वो गुंडा वहीं पर नीचे ही ज़मीन पर जा गिरा। जैसे ही वो गुंडा वहाँ पर ज़मीन पर गिरा तो उसने अपने बाकी के साथियों को आवाज़ लगाई हेल्प के लिए, लेकिन वो वहाँ पर हेल्प हेल्प चिल्लाई जा रहा था। लेकिन उसके साथियों ने जब उसको देखा कि वहाँ पर उनका एक साथी पीछे छूट गया है
तो उन्होंने उसकी तरफ ना देखकर उन्हें आगे ही भागना सही समझा, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अभी शायद अपने इस साथी को बचा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर वो इसको बचाने के चक्कर में यहीं पर रुके रहे तो शायद हो सकता है कि वो यहाँ पर अपनी भी जान को दांव पर न लगा दें। इसलिए वो लोग अभी पीछे ना देखते हुए सिर्फ आगे ही करके भाग जाते हैं, और वो भाग जाने में वो सब कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब वो आदमी वो गुंडा जो अभी भी ज़मीन पर गिरा हुआ था गोली लगने की वजह से, अब वो चलने के काबिल नहीं था, इसलिए अब अर्जुन सिंह अब आगे की तरफ बढ़ता है और अब वो उस गुंडे के पास पहुंच जाता है, और उस गुंडे के पास पहुंचकर पहले तो उसके पैर को चेक करता है। अर्जुन सिंह देखता है कि उसका पैर गोली लगने से काफ़ी डैमेज हो गया था। जब अर्जुन सिंह ने उसके डैमेज पैर को देखा तो अब वो समझ चुका था कि शायद अब ये चल फिर नहीं सकता है, इसलिए वो भाग भी नहीं पाया। अब वो अपने बाकी के कांस्टेबल्स को अपने पास बुलाता है। अर्जुन सिंह के कहने के बाद बाकी के दोनों कांस्टेबल भी अब जाकर अर्जुन सिंह के पास खड़े हो जाते हैं। अब अर्जुन सिंह और छठी इंद्री की दोनों ही उन कांस्टेबल्स को कहते हैं कि तुम इसको सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाओ। एक गाड़ी में जहां पर वो दोनों कांस्टेबल थे, अब वो उसको अरेस्ट करके अब उसके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उसे गाड़ी में बिठा देते हैं। अब एक गाड़ी में अनीका, भूमिका, निखिल और इंस्पेक्टर अब्बास बैठे हुए होते हैं, तो एक गाड़ी में अर्जुन सिंह और छठी इंद्री होते हैं, और पीछे की गाड़ी में वो दोनों ही कांस्टेबल अब उस गुंडे को हथकड़ी डाल के ला रहे थे। इसके बाद सबसे पहले वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनीका के हाथ पर भी गोली लगी थी और साथ के साथ उसे गुंडे के पैर पे भी गोली लगी थी। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि डिपार्टमेंट हम बाद में चाहेंगे, पहले हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हालांकि इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं अनीका ने एक बार मना तो किया। अनीका ने कहा, नहीं सर, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई तो की है। मैंने पीछे आपको बताया था कि मैंने अपनी याददाश्त तो मेरी भी जा चुकी है, लेकिन मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो कहीं ना कहीं मैं अपना ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। लेकिन अनीका के जख्म को देखते हुए, क्योंकि अनीका के हाथ में गोली लगने की वजह से गहरा जख्म हो गया था, जिसमें से बहुत ही ब्लीडिंग हो रही थी, और अभी तक ये भी अंदाज़ा लगा पाना संभव नहीं था कि पता नहीं गोली सिर्फ अनीका के हाथ को छू के निकली है या वो गोली अनीका के हाथ में ही थी। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और वो अनीका को सजेस्ट करते हैं कि अनीका, हमें एक बार हॉस्पिटल में चलकर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनके द्वारा चलाई गई गोली हाथ के अंदर ही रह गई तो हो सकता है कि उससे तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो जाए, और इससे तुम्हारे हाथ के खो जाने का भी डर रहेगा कहीं ना कहीं। हालांकि अनीका भी ये सब जानती थी, क्योंकि अनीका ने भले ही पूरी टीम के सामने अपनी याददाश्त जाने का नाटक किया था, लेकिन अनीका इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि उसके हाथ में अगर गोली रह गई होगी तो उसका क्या परिणाम हो सकता था। इसलिए अनीका ने भी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, इसलिए अनीका उससे पहले कुछ और बोल पाती, तभी भूमिका कहती है, अनीका मान जाओ ना, कभी तो यार हम लोगों की भी सुन लिया करो, क्या हर टाइम अपनी ही मनमानी करती रहती हो। हालांकि यहाँ पर भूमिका पहले से ही काफ़ी अपसेट थी, लेकिन भूमिका के चेहरे की तरफ देखकर अब अनीका भी हाँ में हाँ मिला देती है। और अब इंस्पेक्टर अब्बास, क्योंकि अब यहाँ पर अनीका की गाड़ी खुद भूमिका चला रही थी, इसलिए अब इंस्पेक्टर अब्बास भूमिका को कहते हैं कि गाड़ी को पहले हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। अभी वो सारी गाड़ियाँ अब तीनों की तीनों आगे पीछे होकर एक साथ हॉस्पिटल के आगे पहुँच चुकी थी। हॉस्पिटल के सामने पहुंचने के बाद अब जल्दी से उन दोनों कांस्टेबल ने अब उस गुंडे को गाड़ी से नीचे उतारा। तभी तक हॉस्पिटल के अंदर से एक स्ट्रेचर लेकर कुछ गार्ड्स आ गए थे। तभी उन कांस्टेबल ने उस गुंडे को उसके ऊपर लेटाया, क्योंकि उसको अंदर तक ले जाना काफ़ी हैवी हो गया था उन दोनों कांस्टेबल के लिए भी। इधर अनीका भी अब अपनी गाड़ी से उतरती है। भूमिका अनीका को एक साइड से पकड़ती है। हालांकि अनीका को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भूमिका की तसल्ली के लिए वो अभी भूमिका के साथ साथ चलती है। बाकी उसके पीछे पीछे निखिल और इंस्पेक्टर अब्बास भी जा रहे थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद अब वो इंस्पेक्टर अब्बास वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आके अब अनीका के हाथ का चेकअप करता है। जब डॉक्टर अनीका के हाथ का चेकअप कर रहा था तो अभी इंस्पेक्टर अब्बास बड़ी ही बेचैनी से पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर, गोली से ज़्यादा अनीका के हाथ में ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ ना? तभी डॉक्टर वहीं पर अपना इलाज कर ही रहा था कि तभी भूमिका, जो कि काफ़ी देर से ये सब देखे ही जा रही थी, अब भूमिका का मन काफ़ी बेचैन हो रखा था। वो बार बार हालांकि वो कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा रही थी।
अब भूमिका यहाँ पर ज़्यादा वेट और नहीं कर सकती थी, इसलिए भूमिका ने गुस्से में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। भूमिका की एकदम गुस्से से इतनी आवाज़ सुनकर एकदम से डॉक्टर ने पलटकर भूमिका की तरफ देखा। हालांकि डॉक्टर अभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि अभी भी डॉक्टर बस चेक कर ही रहा था। लेकिन भूमिका की बेचैनी को देखते हुए अब डॉक्टर कहता है, मैम प्लीज़ आप थोड़ी देर शांत रहिए, मुझे एक बार अच्छे से चेक कर लेने दीजिए, तभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। तभी पीछे की तरफ जहाँ पर भूमिका के पीछे निखिल खड़ा था, अब निखिल आगे आता है और वो भूमिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी गर्दन थोड़ी सी हाँ में हिलाता है, जिसका मतलब ये था कि भूमिका थोड़ा सा शांत हो जाओ, डॉक्टर को अपना काम करने दो। हालांकि भूमिका यहाँ पर निखिल की बात को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन वो भी क्या करती, आज जो भी कुछ हुआ था वो देखकर कहीं ना कहीं इसमें भूमिका अपने आप को ही गिल्टी महसूस कर रही थी, क्योंकि इतना सब हो जाने का सिर्फ और सिर्फ कारण यही था कि वो गोली सिर्फ और सिर्फ भूमिका को लगने वाली थी। लेकिन कहीं ना कहीं अनिका ने बीच में आकर भूमिका की जान को बचा लिया था, इसलिए कहीं ना कहीं भूमिका इस बात के लिए गिल्टी फील हो रही थी। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, जब भूमिका की जान को बचाने के लिए उसी के एक फ्रेंड ने अपनी कुर्बानी दे दी थी, जिससे वो बहुत ही प्यार भी करती थी। कहीं ना कहीं अब भूमिका की आंखों के सामने वही मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने तैरने लगा था, जब शक्तिशाली गैंडे ने भूमिका को ट्रैप करने के लिए एक जाल बिछाया था और साथ के साथ फिर निखिल को उसका नंबर ट्रेस करने के बाद उसकी भूमिका की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके एक साथी को इसके बारे में सारी जानकारी पता हो गई थी, और जैसे ही वो शक्तिशाली गैंडे ने भूमिका को ट्रैप किया तो उसके बीच में उसका वो साथी आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं एक बार फिर से भूमिका इन्हीं कई सालों के पीछे हुए इस हादसे में कहीं ना कहीं खोसी गई थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर की थी। डॉक्टर ये कह रहा था कि अनिका ठीक है, गोली बस उसको छू कर ही निकली है, हालांकि गोली हाथ के अंदर नहीं है। ये सब सुनने के बाद अब भूमिका अपने होश में आती है और वो कहीं ना कहीं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि अब अनिका को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आज यहाँ पर अनिका को कुछ हो जाता तो शायद भूमिका अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। अपने उस दोस्त की मौत का जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं आज तक खुद को ही समझती आ रही है। लेकिन अगर आज अनिका के साथ ऐसा कुछ हो जाता तो पता नहीं भूमिका का क्या होता। डॉक्टर की आवाज़ सुनने के बाद अब अनिका अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है। हालांकि अनिका का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भूमिका पर ही था, क्योंकि अनिका तब से ही भूमिका के फेस को ऑब्जर्व कर रही थी। अनिका सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर भूमिका के मन में क्या क्या उथल पुथल मचा हुआ होगा। भूमिका ने जैसे ही अपना फ़ोन निकाला, क्योंकि भूमिका यहाँ पर रोहित को वहीं हॉस्पिटल में ही बुलाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही भूमिका अपना फ़ोन निकालती है, अनिका ने भूमिका को ऐसा करने से रोक लिया। वहीं क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि उसकी गोली लगने की खबर भी रोहित को पता हो। हालांकि अनिका यह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित को इस बारे में पता चला तो रोहित बहुत ही गुस्सा होगा कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगर रोहित को अनिका को गोली लगने की बात पता चली तो वो बहुत ही बेचैन हो जाएगा। इसलिए अनिका ने रोहित को बताने से मना कर दिया, और कहीं ना कहीं अनिका अब भी रोहित से नाराज़ थी, इसलिए भी वो रोहित को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। जहां एक तरफ यहाँ पर अनिका के हाथ का ट्रीटमेंट हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक रूम में उस गुंडे को भी एक वार्ड में उस गुंडे को भी यहीं एडमिट करवाया गया था, जिसके कमरे के बाहर 2 हवलदार को तैनात कर दिया गया था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने हवलदारों को खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा 24 घंटे के लिए, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, इसके ऊपर निगरानी रखनी है। हम इस कड़ी को कैसे भी नहीं छोड़ सकते। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनने के बाद अब वो दोनों ही हवलदार अब इंस्पेक्टर अब्बास को सल्यूट करते हैं और कहते हैं, जी सर, हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। थोड़ी ही देर बाद अनिका को तो वहाँ से छुट्टी मिल गई थी, क्योंकि अनिका के हाथ में सिर्फ गोली छूकर निकली थी, इसलिए अनिका को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया था।
अनिका के हाथ में पट्टी वगैरह होने के बाद जैसे ही अनिका भूमिका के पास आती है तो भूमिका को देखकर अनिका ने कहा, भूमिका क्या हुआ है? मैं जब से मेरे हाथ में गोली लगी है मैं तब से ही तुम्हें देखे जा रही हूँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे गोली यहाँ पर मुझे लगी है, तुम्हें नहीं लगी है तो दर्द मुझे होना चाहिए, उदास मैं होनी चाहिए, आंखों में पानी मेरे होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मेरी वजह तुम ये सारे रिएक्शन कर रही हो। हालांकि अनीका ने ये बात भूमिका के मूड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए कही थी, लेकिन भूमिका अनीका की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं और भी हैरान हो गई थी। हालांकि भूमिका अनीका की ये सब बातें समझ भी रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कहने के लिए भूमिका अपने मुंह को ही नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि भूमिका के पास अब कोई भी शब्द नहीं था अनीका को कुछ भी कहने के लिए। भूमिका को ऐसे चुपचाप देखकर अनीका ने फिर से एक बार कहा, भूमिका सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है ना? तुम्हें खुद को कोई दोष देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अनीका की बात सुनकर भूमिका ने से अब यहाँ पर कुछ बोला तो नहीं गया, लेकिन वो भी अब अपने आंसुओं को ज़्यादा देर तक नहीं छिपा पाई और अब उसके आंसू एक सैलाब बनकर बाहर निकलने लगे। भूमिका को ऐसे बिलखता हुआ देखकर अब अनीका झट से उसको अपने गले लगा लेती है। हालांकि अनीका के एक हाथ में बहुत ही पेन हो रहा था गोली लगने की वजह से, लेकिन वो दूसरे हाथ से अब भूमिका को हक करती है। भूमिका को ऐसा हक करने के बाद आज भूमिका बिल्कुल टूट कर बिखर कर रोना चाहती थी, क्योंकि भूमिका को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में यहाँ पर यहाँ पर अनीका का शुक्रिया अदा करे, वो क्या करे क्या नहीं करे, यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनीका को गोली लगते ही एक पल में तो भूमिका ने पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या विचार कर लिए थे, लेकिन अब दूसरे ही पल फिर से अब अनीका ने जब भूमिका को फिर से बोला, भूमिका कुछ भी नहीं है, तुम इतना परेशान मत हो, मैं कह रही हूँ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल तो तुम्हारे सामने फिट एंड फाइन हूँ। अब यहाँ पर भूमिका अपने आप को कैसे भी करके संभालती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी पूरी ही टीम भी थी और इसलिए अब इन सब के सामने अब भूमिका और भी यहाँ पर मैस क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए भूमिका अब यहाँ पर कुछ नहीं कहती और वो कुछ पल के लिए अपने आंसुओं को रोक लेती है। अब इंस्पेक्टर अब्बास अनीका से कहता है, अनीका आई थिंक तुम्हें अब चोट लगी है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, हम बाकी के सभी अब इस स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर अनीका को अपनी टीम के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी, कुछ डिस्कशन भी करने थे, इसलिए अनीका कहती है, नहीं सर, आई थिंक मुझे अभी एक बार तो स्पेशल डिपार्टमेंट जाना ही चाहिए। और इसलिए अब वो लोग फिर से बैठकर अपने स्पेशल डिपार्टमेंट आ गए थे। फ्लैशबैक एंड यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया था। जैसे ही अब अनीका भूमिका के कैबिन में दोबारा से आती है तो भूमिका, क्योंकि यहाँ पर ये खुद का उसका पर्सनल कैबिन था, इसलिए यहाँ पर अब भूमिका अपने आप को कैसे भी करके नहीं रोक पा रही थी। यहाँ पर अनीका ने देखा कि भूमिका के चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई है। अनीका भी भूमिका के पास जाती है और उसके कंधे पर अपना दूसरा हाथ रख कर कहती है, क्या हुआ भूमिका, तुम इतना परेशान हो? तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है भूमिका, मैं कितने बार तो तुम्हें कह चुकी हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखो ना भूमिका मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज भूमिका एक सदमे में चली गई थी। अनीका की बात सुनकर भूमिका अब भी कोई जवाब नहीं दे रही। जब से अनीका को गोली लगी थी तब से लेकर अब तक भूमिका ने अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं बोला था। वह बस एक लगातार अनीका की ही तरफ देखे जा रही थी। पता नहीं उसकी आंखों में, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। कहीं ना कहीं अनीका भी इस बात को महसूस करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जब तक भूमिका एक भी वर्ड कुछ भी नहीं कहेगी तो अनीका को कैसे पता चलेगा कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। यहाँ पर भूमिका अनीका को कुछ भी जवाब ना देते हुए ऐसे ही अनीका की तरफ देखती रहती है। भूमिका को ऐसे देखकर अनीका एक बार फिर से कहती है, भूमिका सब कुछ ठीक है, तुम्हें खुद को दोष देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अनीका की बात सुनकर अब भूमिका ने अब अपने आंसुओं को जो वहाँ पर हॉस्पिटल में उन्होंने उस पल तो छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो यहाँ पर एकदम से टूट के बिखर चुकी थी। भूमिका अब अपने रुआसी सी आवाज़ में धीरे धीरे कहती है, लेकिन अनीका तुम्हें ये गोली मेरे कारण लगी है, इस बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अनीका की ये बात सुनने के बाद भूमिका की ये बात सुनने के बाद अब अनीका समझ जाती है कि यहाँ पर भूमिका अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही थी।
अब यहाँ पर भूमिका किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी, वो बस इसी गिल्ट में जिए जा रही थी। तभी भूमिका को देखते हुए कहीं ना कहीं अब अनिका को भी ये अंदाजा हो गया था कि भूमिका किस गिल्ट में जी रही है। अब वो भूमिका को समझाते हुए कहती है, अच्छा भूमिका, मुझे बस एक बात बताना। अब यह भूमिका अपना हाँ में अनिका की बात सुनकर सिर हिलाती है। अनिका आगे बोलना शुरू करती है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। यहाँ पर अनिका की ये बात सुनकर कुछ पल के लिए तो भूमिका चुप हो जाती, लेकिन अब चुप हो गई थी। लेकिन अब वो कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने आप को तुम्हारी गोली के तुम्हारे सामने खड़ा कर देती ताकि वो गोली मुझे लगती। भूमिका की ये बात सुनकर तो फिर अनिका ने कहा, तो फिर भूमिका, जो तुम मेरे लिए करती तो मैंने भी तो बस वही किया है, क्योंकि तुम्हें बचाना भी तो मेरा फर्ज है। आखिरकार तुम मेरी ननंद जो हो। हालांकि अनिका ने ये ननंद वाली बात कहीं ना कहीं मजाक में कही थी, क्योंकि वो भूमिका का मूड थोड़ा सा ठीक करना चाहती थी। अब भूमिका बहुत ही डर जाती है, वो एकदम से अनिका के गले लग जाती है और कहती है, पता नहीं अनिका, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, जब तुम्हें गोली लगी थी तो मेरे सामने पता नहीं क्या क्या सामने आ गया था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे हमने तुम्हें खो ही दिया है। मुझे एक पल के लिए लगा कि वो गोली मुझे ना लग के कहीं ना कहीं तुम्हें लग गई है। अब पता नहीं मैं रोहित को क्या क्या जवाब दूंगी, मैं बच्चों को क्या बोलूंगी, मैं पूरे के पूरे परिवार को कैसे फेस कर पाऊंगी, मैं सबका सामना कैसे करूंगी। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो तो भगवान का शुक्र है कि ये गोली तुम्हें कहीं और ना लग के तुम्हारे हाथ को ही टच करके चली गई। लेकिन अनिका, ये क्या तुमने पागलों वाली हरकत की है। तुम मुझे बोल भी तो सकती थी, तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की क्या जरूरत थी। अब भूमिका की इतनी केयर देखकर कहीं ना कहीं अब अनिका प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि भूमिका से अनिका को यही उम्मीद थी। हालांकि अनिका जानती थी कि भूमिका भी सेम उसके लिए वही करती जो आज अनिका ने भूमिका के लिए किया है। अब अनिका कहती है, ओके भूमिका, भूल जाओ इन बातों को, आज जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है इस सब के बारे में तुम सब कुछ भूल जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, इस हादसे के बारे में घर में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना खामखा ही सब लोग परेशान हो जाएंगे। ये बात अब अनिका निखिल की तरफ भी देखते हुए कहती है, क्योंकि निखिल जो बात अनिका भूमिका को कह रही थी वो निखिल के लिए भी थी, क्योंकि निखिल भी मारवा हाउस में ही रहता था। अब निखिल भी अनिका की बात में हाँ मिलाता है। अब कहीं ना कहीं अब क्योंकि भूमिका अब काफ़ी रो चुकी थी, उसके मन में जो गिल्ट था वो अब थोड़ा सा ठीक हो गया था। अब अनिका से भूमिका ने थोड़ी बहुत बात भी कर ली थी, इसलिए अब भूमिका थोड़ी सी नॉर्मल लग रही थी। वो अब भूमिका अनिका की बात को सुनकर कहती है, लेकिन अनिका, रोहित को बताना तो जरूरी है ना, तुमने हॉस्पिटल में भी रोहित को कुछ नहीं बताने दिया, मैं रोहित को वहीं पर बुला लेती, क्योंकि तुम्हें अगर कुछ भी हुआ है तो सबसे पहले रोहित का जानने का सबसे पहला हक है। भूमिका की बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, अगर ज़रूरत हुई तो मैं मिस्टर मारवा को खुद ही सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी हमें शायद घर चलना चाहिए, तुम इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। अब भूमिका भी अनिका की हाँ में हाँ मिलाती है। हालांकि भूमिका को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अनिका रोहित से भी ये बात क्यों छुपाना चाहती है, लेकिन ये अनिका और रोहित के बीच का मैटर था, इसलिए भूमिका अब इसमें कुछ भी नहीं कहती। अनिका की बात सुनकर अब भूमिका और निखिल दोनों ही हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब अनिका भूमिका से कहती है, ओके भूमिका, तुम तब तक घर चलने के लिए रेडी हो जाओ, तब तक मैं एक बार इंस्पेक्टर अब्बास से भी उसके कैबिन में मिलकर आती हूँ। भूमिका के कैबिन से निकलने के बाद अब अनिका फिर से इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन में जाती है। वहां पर इंस्पेक्टर अब्बास अपनी कैबिन की चेयर पर बैठे हुए थे, वो अभी इसी केस के बारे में ही सोच रहे थे। तभी बाहर से इंस्पेक्टर अब्बास को आवाज़ आती है, मे आई कम इन सर। इंस्पेक्टर अब्बास इस आवाज़ को बड़ी अच्छी से जानते थे, उन्होंने ऊपर मुंह किए बिना ही कहा, कम इन अनिका। तभी अनिका कैबिन के अंदर आती है और कहती है, सर क्या आप अभी भी क्या सोच रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, कुछ नहीं अनिका, हमारे हाथ आज जो भी सबूत लगे थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आई थिंक पता नहीं, अभी एक बार चेक करना पड़ेगा किसी और के पास कोई सबूत है या नहीं। बाकी सब अब तक
बाकी तुम छोड़ो इस केस को, अभी हम देखते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ ज़्यादा ही चोट आई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए आराम करना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर तब कि तब तक जब तक कि तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनने के बाद अब अनीका कहती है, जी सर, मेरे हाथ से सिर्फ वही वाले पॉलीथीन बैग गिरे हैं जो मैंने कलेक्ट किए थे, लेकिन हमारी पूरी ही टीम ने जो मेहनत की है उसका फल तो हमारे पास ही है, हम उससे भी कुछ ना कुछ तो पता कर ही सकते हैं। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर अब्बास को भी अनीका की इस बात से एक उम्मीद सी लगी थी, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास ने तो एक पल में सोच लिया था कि शायद सारे के सारे ही एविडेंस अब ख़त्म हो चुके हैं, आज का उनका यहाँ पर आना सारा ही यहाँ पर आना उनका असफल हो गया है। लेकिन अनीका की बात से उन्हें एक उम्मीद जगी थी, इसलिए अब इंस्पेक्टर अब्बास अनीका से कहते हैं, ओके अनीका, इस काम के लिए, इस केस के लिए अभी तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही तुम्हें आराम होगा तुम ये डिपार्टमेंट फिर से ज्वाइन करना, और अगर हमें बीच में तुम्हारी किसी भी काम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। इंस्पेक्टर अब्बास की अब बात में अब अनीका भी अपनी सहमति जताती है, और वो इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन से बाहर निकल गई थी। अब्बास के कैबिन से निकलते ही अब वो फिर से भूमिका के कैबिन की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि भूमिका और निखिल भी अब घर चलने के लिए एकदम से तैयार थे। अनीका के हाथ में चोट लगने की वजह से आज अब अनीका अपने गाड़ी को खुद ड्राइव नहीं कर रही थी। भूमिका अनीका से कहती है, अनीका तुम साइड वाली सीट पर बैठो, गाड़ी आज मैं ड्राइव करती हूँ। हालांकि अनीका गाड़ी खुद ड्राइव करना चाहती थी, लेकिन उसने भूमिका के चेहरे पर इतनी चिंता देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल दी और उसने बोला, ओके भूमिका, और उसने अपनी गाड़ी की चाबी को भूमिका को दे दिया। निखिल गाड़ी में पीछे बैठ गया था। वो लोग अब मारवा हाउस पहुंच चुके थे। अनीका ने अब एक बार फिर से भूमिका को और निखिल को याद दिलाते हुए कहा कि तुम लोगों को याद है ना मैंने क्या किया था। एक पल के लिए भूमिका और निखिल दोनों ही अचंभित होकर अनीका के चेहरे की तरफ देखते हैं कि आखिर अनीका यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है। लेकिन फिर अनीका उन दोनों के ऐसे अचंभित चेहरों को देखकर फिर से कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि हमें घर में इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। तब उन दोनों को याद आता है और वो अपने सिर पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, हाँ अनीका, हम बिल्कुल भी इस बारे में घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। गाड़ी को वहीं पर पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद अब निखिल आ जाता है, जबकि भूमिका और अनीका पहले से ही गाड़ी से उतर चुके थे। भूमिका अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और इधर अनीका अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब अनीका अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ रोहित मौजूद नहीं था। अनीका कमरे में लगे हुए सोफे पर वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और एक चैन की सांस लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनीका अभी रोहित को फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब से ही अनीका लंच से आई थी रोहित उसको बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन अनीका उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और अब तो अनीका के हाथ में चोट लग गई थी। अनीका इस बात को भी कहीं ना कहीं रोहित से छुपाना चाहती थी। आज अनीका को थकान तो बहुत ही महसूस हो रही थी, लेकिन नींद अनीका से कोसों दूर थी। रह रहकर आज अनीका के मन में यही ख्याल आ रहा था कि इतनी अच्छी तैयारियां होने के बावजूद भी, इतना अच्छा प्लान बनाने के बावजूद भी ये सब कैसे हो गया। आखिर कौन था वो जिसने ऐसे पीछे से भूमिका के ऊपर गोली चलाई। वो गोली भूमिका के लिए थी या सिर्फ मेरे ही लिए थी? क्योंकि हो सकता है कि उन गुंडों का निशाना गलती से भूमिका की तरफ हो गया होने को तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। अनीका बस इन्हीं सब ख्यालों में डूबी हुई थी। वो इसी अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी रोहित भी कमरे में आ गया था। जैसे ही दरवाजे की आवाज़ हुई अनीका ने रोहित की तरफ मुड़ के देखा। रोहित ने देखा कि अनीका कुछ परेशान है, तो रोहित भी अब धीरे से अनीका के पास आता है और उसके पास बैठ जाता है। अब वो उसके पास बैठकर पूछता है, अनीका क्या कोई परेशानी है? रोहित की बात को सुनकर अनीका यहाँ पर रोहित को कोई भी जवाब नहीं देती। अनीका सिर्फ नाम में अपना सिर हिला देती है। और अब रोहित पूछता है, तो फिर तुम ऐसे उदास क्यों लग रही हो? तभी अनीका कहती है, बस वो मैं थोड़ा सा थक गई हूँ इसलिए मिस्टर मारवा। अनीका की ये बात सुनते ही रोहित हमेशा की ही तरह अनीका के कंधों को मसाज देने लगता है, क्योंकि रोहित जानता था कि जब भी अनीका ज़्यादा थक जाती थी तो रोहित के ऐसे मसाज देने से अनीका को थोड़ा सा सुकून महसूस होता था और कहीं ना कहीं उसकी थकान भी उतर जाती थी। अब रोहित वहाँ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और पीछे की तरफ से जाकर अब अनीका के कंधों को धीरे धीरे से
करते हुए अपने हाथ धीरे धीरे अनीका की बाजू की तरफ बढ़ा देता है। कंधों से बाजू की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता रहता है ताकि उसकी थकान थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे ही रोहित अपने मजबूत हाथों से अनीका के कंधों से उसकी बाजू तक अपने हाथों को मसाज देने के लिए दबाता है तो रोहित के हाथ के फोर्स से अनीका के घाव से खून निकलने लग जाता है। जब रोहित अनीका को ऐसे मसाज दे रहा था तो एकदम से रोहित को अपने हाथों पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। रोहित ने जैसे ही अपने हाथ को हटाकर देखा तो उसके हाथ पर अनीका की बाजू का खून लग चुका था, क्योंकि रोहित के हाथ के फोर्स से अनीका के घाव में से खून निकलना शुरू हो गया था, जो रोहित के हाथ पर भी लग चुका था। अनीका के बाजू से ऐसे खून निकलता हुआ देखकर रोहित एक पल के लिए घबरा जाता है। अब रोहित एकदम से बेचैन हो जाता है और अनीका से पूछता है, अनीका तुम्हें चोट लगी है? क्या हुआ है अनीका, तुम्हें ये चोट कैसे लगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुमने मुझे बताना भी अब जरूरी नहीं समझा? अब रोहित की इतनी बेचैनी देखकर अब अनीका कहती है, कुछ नहीं मिस्टर बारवा, बस छोटी सी चोट है, देखो। अनीका की ये बात सुनकर रोहित की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ पर रोहित के चेहरे पर ने अनीका के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। अनीका की बात से यहाँ रोहित को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब रोहित गुस्से से अनीका से कहता है, छोटी सी चोट, देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है और तुमने एक बार भी अपनी चोट के बारे में मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा। हाँ अनीका, ये कैसी नाराजगी है तुम्हारी? माना दोपहर में मेरे से गलती हो गई थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें अपने बारे में भी पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तुम इसे एक छोटी सी चोट कह रही हो। यहाँ पर रोहित का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। अब अनीका रोहित के गुस्से को देखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? यहाँ पर अनीका समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी चिंता में ही रोहित को उस पर गुस्सा आ रहा था। कहीं ना कहीं ये उसे अनीका की लापरवाही लग रही थी, जबकि उसने रोहित को इसके बारे में बताना भी सही नहीं समझा। अब अनीका की यह बात सुनकर रोहित फिर से कहता है, तुम हो मेरे गुस्से की वजह अनीका, तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं? अरे डैम इट यार, क्या तुम मुझे बता भी नहीं सकती थी कि तुम्हें गोली लगी है? जब मैं तुम्हारे कंधों पे मसाज कर रहा था एटलीस्ट तब तो तुम मुझे कह सकती थी। जब मेरे हाथ तुम्हारे हाथों पर नीचे तक जा रहे थे, क्या तुम तब नहीं बता सकती थी? देखो ना तुम्हारा कितना खून बह रहा है। यहाँ पर सिर्फ अनीका के हाथ में ही चोट देखकर एक पल के लिए तो रोहित के दिल को थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा था कि चोट बस सिर्फ अनीका के हाथ पर है, उसकी बाकी की बॉडी पर नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ उसको ऐसे देखकर अब उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो रह रह कर उसकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अब रोहित की बात का जवाब देते हुए अनीका कहती है, मिस्टर मारवा, मैं ठीक हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि आप मेरे बताने से आप ज़्यादा ही परेशान हो जाते। अनीका की यह बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ अनीका, आखिर तुम सब कुछ तो खुद ही कर लेती हो, इसलिए तुमने यही सोचा कि तुम्हारे बताने से मैं परेशान होऊंगा। अब तो जैसे मैं तुम्हारी चोट को देखकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ ना अनीका, अब तो तुम खुश हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारी चोट को देखकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ। हालांकि अनीका यहाँ पर अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित यहाँ पर उसे टोंट देते हुए कह रहा है, लेकिन अब अनीका इसके बदले में कुछ भी नहीं कहती। अब रोहित फिर से आगे कहना शुरू करता है, अनीका, अगर तुम्हारी जगह मैं होता या अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम परेशान नहीं होगी? क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं होगी? रोहित ये बोलकर अब हड़बड़ा सा जाता है। अब वो जल्दी से प्रीति को बुलाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर रोहित की बात सुनकर अनीका को भी कुछ याद आता है। वो अपने फ़ोन को अब अपनी पॉकेट से दूसरे हाथ से बाहर निकालती है और वो उसी हाथ से मैं अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करने लग जाती है। कुछ टाइप करने के बाद अब वो इस मैसेज को किसी को सेंड कर देती है। इतनी ही देर में रोहित भी अब तक प्रीति को बुलाकर उसके रूम से वापस आ चुका था। अब प्रीति आती है तो देखती है कि अनीका के बाजू से बहुत सारा ही खून बह रहा था। प्रीति भी जल्दी से आकर अब अनीका की बाजू को ऊपर करती है और अब उसके घाव को देखती है। प्रीति ने देखा कि अनीका की बाजू में बहुत बड़ा ही घाव था, इसलिए वो उसकी ड्रेसिंग बदलने के लिए जैसे ही अनीका की पट्टी खोलती है तो अनीका के घाव को देखती है तो अब वो अनीका से कहती है, दी ये तो गोली। इससे पहले कि प्रीति अपनी बात
कुछ भी कह पाती उसकी बात को ही बीच में काटते हुए अनीका ने उसे बीच में ही रोक दिया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रीति और अनीका की इस बात को रोहित ने सुन लिया था और रोहित को भी अब समझ आ जाता है कि अनीका को ये घाव किसी और चीज़ से नहीं बल्कि अनीका को गोली लगी है। यहाँ पर प्रीति अनीका की ड्रेसिंग चेंज कर देती है और उसे कुछ मेडिसिन दे देती है। वो मेडिसिन देने के बाद अब प्रीति खड़ी होते हुए कहती है, जीजू मैंने दी के को मेडिसिन दे दिया है। हालांकि अब इससे उनको नींद आ जाएगी, इससे उन्हें थोड़ा आराम भी होगा और मैंने उनकी ड्रेसिंग भी कर दी है। ये सब करने के बाद अब प्रीति वहां से चली जाती है। प्रीति के जाते ही रोहित अब वापिस से अनीका के पास आता है और अनीका से कहता है, अनीका तुम्हें गोली लगी है। लेकिन इससे पहले कि रोहित अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही रोहित देखता है कि अनीका थकान और दवा के असर की वजह से ही सो चुकी थी। अनीका को ऐसे सोते हुए देखकर अब रोहित अपने सिर पर हाथ मारता है और अब वो एक पछतावे के साथ वहीं पर ही बैठ जाता है। कुछ देर तक वहां पर बैठने के बाद अब वो अनीका को वहां पर सीधे पीछे उठाकर बेड पे लेटा देता है और उसको लेटाने के बाद अब उसको एक चद्दर उड़ा देता है। अगली सुबह जब अनीका की आंख खुलती है तो शाम के 4 बज चुके थे। जैसे ही अनीका अपने कमरे से बाहर निकलती है तो एक सर्वेंट अनीका से कहता है, मैम मैं आपका खाना ले आता हूँ। रोहित ने उस सर्वेंट को पहले ही कह दिया था कि जैसे ही अनीका उठे उसे उसका खाना कमरे में ही दे देना, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित ये जानता था कि अनीका को गोली लगने की वजह से एक तो उसकी ब्लीडिंग पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अगर अनीका पिछली रात से ही सोए जा रही थी इसलिए उसकी बॉडी को में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई होगी। इसलिए उसने सर्वेंट को पहले ही आगाह कर दिया था कि जैसे ही अनीका उठे उसके कमरे में उसका खाना भेज दिया जाए। सर्वेंट यहाँ पर अनीका को खाना लाने के कह के वहाँ से निकल जाता है। अब अनीका के दिमाग में फिर से कल की घटना घूमने लगती है। अनीका को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। आज अनीका का दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था, इसलिए अब अनीका इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही है। थोड़ी ही देर में अनीका के कमरे में ही वो सर्वेंट खाना लेकर आ जाता है। वो सर्वेंट आकर अनीका के लिए खाना टेबल पर रख देता है। अनीका सर्वेंट से कहती है, ओके अब तुम यहाँ से जाओ। वो सर्वेंट खाना रखकर अब अनीका के कमरे से निकल जाता है। क्योंकि अनीका को चोट लगने की वजह से और कल रात से ही अनीका ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब अनीका झट से अपना खाना ख़त्म करती है। क्योंकि अनीका को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस हो रही थी। खाना खाने के बाद अब अनीका को थोड़ी सी अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी महसूस हो रही थी। अब अनीका सोचती है कि क्यों ना अब वो अपने काम में चली जाए। वो अब इतनी बेचैन हो चुकी थी कल की बात के बारे में सोच कर, इसलिए अब वो अपने लैब में ही जाना सही समझती है। अनीका अब अपने कमरे से सीक्रेट अंडरग्राउंड की लैब में चली जाती है। अनीका के लिए अपना दिमाग शांत करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सिर्फ लैब में जाना ही था, क्योंकि अनीका अपने आप को काम में बिजी कर लेना चाहती थी और कहीं ना कहीं उसको अब इस केस के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। इसके एक सबूत तक पहुंचना था। इसलिए अब अनीका लैब में पहुंचकर अब आज यहीं पर ही खुद को काम में बिजी करना चाहती थी। लैब में पहुंचने के बाद अब अनीका लैब के अंदर जाकर वहां पर एनी की हेल्प लेती है अपने काम में। यहाँ पर अनीका अपने काम में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि 2 दिन हो चुके हैं उसे ऐसे ही अपने काम में लगे हुए। यहाँ पर अनीका को ना तो खाने का ही कोई होश था और ना ही पीने का। यहाँ पर अनीका विशु के लिए उसके लिए कुछ मेडिसिन बना रही थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी के लिए सही हो। इन 2 दिनों में अब तक अनीका के घाव में भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर अनीका खुद एक डॉक्टर होने के नाते वो अपनी ड्रेसिंग यहाँ पर खुद ही कर ले रही थी। इसलिए अब उसके हाथ में भी बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया था। उसका हाथ अब 90% ठीक हो चुका था। अनीका लैब में भी ही यहाँ रहकर विशु के इलाज के लिए अब दवा बनाना चाहती थी। वैसे तो विशु की हालत में काफ़ी सुधार था, लेकिन विशु के ठीक होने में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी उसकी रीढ़ की हड्डी। अनीका विशु की हड्डी को फिर से जोड़ने और उन्हें पहले जैसी ताकत देने के लिए अब एक दवाई बनाती है, जो दवा उसने मयूर की हड्डियों को जोड़ने के लिए बनाई थी। इसलिए ही अनीका यहाँ 2 दिन तक ऐसे ही लगी हुई थी इस काम में। उसने एनी की भी हेल्प ली थी। अनीका अब अपने काम में लग जाती है। अनीका अपने काम में इतना खो चुकी थी कि उसे ये भी होश नहीं रहा कि उसे 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। जैसे ही अब आज यहाँ पर अनीका अपना काम ख़त्म करती है, अब तक अनीका वो दवाई बना चुकी थी, तब अनीका के पास आती है और कहती है, मैम रोहित सर कई बार अंदर आने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आपने पासवर्ड भी बदल दिया था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं।
इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। दूसरी तरफ रोहित मारवा का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। वो उसने 2 दिन तक अनिका की शक्ल नहीं देखी थी और एक भी पल के लिए अगर रोहित अनिका की शक्ल तक ना देखे तो रोहित के लिए वो पल निकालना ही काफ़ी मुश्किल होता था। अनिका न जाने कितनी ही बार यहाँ पर सीक्रेट लैब में जाकर अपने काम को 3-3 4-4 दिनों तक, 1-1 हफ्ते तक ऐसे ही कंप्लीट करती रहती थी। उस टाइम भी रोहित अंदर जाकर अनिका के लिए खाना या पीने का बहाना लेकर अंदर चला जाता था और अनिका के को वहीं पर खाना वाना देकर उसको देख कर आ जाया करता था। उसी से ही रोहित अपने दिनों को गुजार लेता था। लेकिन यहाँ पर अब 2 दिन हो चुके थे। एक तो अनिका को पहले से ही चोट लगी थी। रोहित को अब तक उसकी चोट के बारे में भी खबर नहीं पता चल रही थी कि अनिका की चोट ठीक भी हुई है या नहीं। रोहित यहाँ पर कितनी ही बार अनिका को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन अनिका अपने काम में इतनी व्यस्त हो रखी थी कि वो रोहित की कॉल को भी अटेंड नहीं करती थी। रोहित को पहले से ही अनिका के उसको ना बताने पर कि उसे चोट लगी है पहले ही उसे गुस्सा आ रहा था और अब अनिका इतनी चोट लगने के बाद भी अब अपने काम में इतनी व्यस्त थी। उसको देखकर रोहित को भी गुस्सा भी आ रहा था और साथ के साथ उसे अनिका की फिक्र भी हो रही थी। लेकिन वो बेचारा करता भी क्या। उसने कितनी ही बार न जाने लैब के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अनिका ने अंदर जाते ही सबसे पहले लैब का पासवर्ड चेंज कर दिया था। इसलिए अब उसमें ना तो एनी ही कुछ कर सकती थी और ना ही रोहित कुछ कर सकता था। हालांकि रोहित ने कितने ही बार एनी से कांटेक्ट करके अनिका की खबर लेने की कोशिश की। हालांकि जितना भी एनी अनिका के को देख पा रही थी वैसा सब हाल वो रोहित को कह के बता दे रही थी। लेकिन रोहित को यहाँ पर शांति तभी मिलती जब वो अनिका को अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेता। यहाँ पर रोहित की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अब इधर जब एनी अनिका को बताती है कि मिस्टर मारवा रोहित सर कितने 2 दिन से आपके पास कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप अंदर भी नहीं आने दे रही हैं। इसलिए अब अनिका कहती है कोई बात नहीं एनी, मेरा काम हो चुका है, अब मैं यहाँ से बाहर ही जा रही हूँ, तुम अपने काम पर लग जाओ। अब यहाँ अनिका जैसे ही लैब से बाहर आती है तो अनिका का फ़ोन एकदम से बजने लग जाता है। उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। वैसे तो अनिका कभी भी किसी भी अनजान कॉल को नहीं उठाती थी, लेकिन फिर भी अनिका ने आज न जाने क्यों इस कॉल को उठा लिया। जैसे ही अनिका ने फ़ोन को कान पर लगाया, सामने से एक दबी सी आवाज़ सामने से आई और उसने कहा, हेलो डॉक्टर अमृता, मुझे आपका कार्ड वहाँ पर बेसमेंट में मिला था। यहाँ उन लोगों पर कुछ ही जानलेवा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मेरा नाम विवेक है और मैं उसी एक्सपेरिमेंट का ही एक डॉक्टर हूँ जिसके बारे में आप सब छानबीन कर रहे हैं। अब उस आदमी की बात सुनकर एकदम से अनिका हैरान हो जाती है और अब वो सोचने लग जाती है कि आखिर अनिका इतनी ज़्यादा लापरवाही कैसे कर सकती है कि वो उसका कार्ड ही वहीं पर गिर जाता है। अनिका यही ऐसे ही अपने ख्यालों में गुम थी कि उधर से फिर से वो आदमी फिर से कहता है, अनिका मैडम क्या हुआ है? डॉक्टर अमृता क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? तभी उस आवाज़ को सुनकर अब अनिका ना चाहते हुए भी अब उस आदमी को मिलने के लिए हाँ कह देती है। इधर 2 दिन बीत चुके थे। भूमिका ने भी अब अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। भूमिका अब आजकल ना तो अपने स्पेशल डिपार्टमेंट में जाती थी, ना ही अब वो कोई काम देख रही थी। 2 दिन से वो उसके मन में यही उतल पुतल हो रखी थी कि ये सब नहीं होना चाहिए था। अनिका ने क्यों मुझे बचाकर अब अनिका मेरे ही सामने आ गई। अनिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिछले काफ़ी सालों में जो कुछ भी भूमिका के साथ हुआ था, क्योंकि वो जिसे प्यार करती थी उसे अनिका ने ऐसे ही खोया था। भूमिका को बचाने के चक्कर में जिससे वो प्यार करती थी उसी के ही एक साथी ने अपनी खुद की जान दे दी थी। यही बातें, वही इंसिडेंट भूमिका के सामने रह कर आ रहा था। हालांकि अनिका ने भूमिका को बहुत ही समझाया था, लेकिन भूमिका का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। इधर अनिका तो अपनी लैब में ही बिजी हो गई थी। दूसरी तरफ भूमिका का भी यही हाल था। निखिल ने न जाने कितनी ही कोशिशें की थी कि एक बार वो भूमिका से मिलकर उससे बात करे, उसके मन की उलझन को कम करने की कोशिश करे। अगर वो उसकी उलझन को कम नहीं कर पाए तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में वो भूमिका का साथ दे, क्योंकि निखिल को भी भूमिका की बहुत ही टेंशन हो रही थी। वो इसी उम्मीद से 2 दिन से ही स्पेशल डिपार्टमेंट में जा रहा था कि शायद भूमिका अपने काम पर तो वापस लौटेगी, लेकिन भूमिका अपने काम पर भी वापस नहीं लौट रही थी और ना ही वो मारवा हाउस में दरवाज़ा खोल रही थी। 2 दिन हो चुके थे, आज रात होने वाली थी, लेकिन आज
निखिल ने यह सोच लिया था कि आज तो वो भूमिका से बात कर कर ही रहेगा। ऐसे तो अगर भूमिका खुद को ऐसे ही अपने आप को अंदर बंद करेगी तो कैसे चलेगा, ऐसे तो वो बीमार भी हो जाएगी। यही सब सोचते हुए अब आज निखिल मन बनाकर भूमिका के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए निखिल वहां पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने मन को कुछ समझाकर अब वो भूमिका के दरवाजे को पर नॉक करता है। नॉक करने की आवाज़ से भी जब अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती तो निखिल को शक होता है कि भूमिका यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन फिर वो सोचता है कि भूमिका तो 2 दिन से बाहर भी दिखाई नहीं दी है, हो ना हो वो अंदर कमरे में ही होगी, हो सकता है वो जानबूझकर दरवाज़ा ना खोल रही हो। यही सब सोचते हुए उसने जब दरवाजे को थोड़ा सा पुश किया तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। इधर भूमिका के मन में भी काफी उथल मुथल तो मची ही हुई थी। वही यही सब पिछली बातों को सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो रही थी। अनिका के बारे में सोच सोच कर वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अनिका को उसने अपनी भाभी के साथ साथ अपनी एक अच्छी फ्रेंड भी समझा था, उसे अपनी एक अच्छी दोस्त भी समझा था, और उसे खोने के बारे में तो भूमिका कभी भी सोच नहीं सकती। भूमिका के मन में यही सब ख्याल चल रहे थे कि अगर अनिका को उस दिन कुछ हो जाता तो मैं उसके बच्चों को क्या जवाब देती, मैं रोहित को क्या जवाब देती, मैं पूरी मारवा फैमिली को कैसे फेस कर पाती, मैं तो फिर किसी को भी अपनी शकल तक भी नहीं दिखा पाती। यानी भूमिका के मन में यही उथल पुथल मच रही थी। न जाने उसके ख्याल कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहे थे। भूमिका इन्हीं सब चीज़ों को सोचते सोचते भूमिका को भी खुद पता नहीं चला कि वो सोफे पर बैठे बैठे से कब लेट गई और कब उसकी नींद लग गई है, उसे भी खुद पता नहीं चला। निखिल जो अभी तक भूमिका के कमरे में प्रवेश कर चुका था, निखिल ने जब देखा कि भूमिका सोफे पर ही बैठे बैठे भूमिका सोफे पर ही लेट के सो गई थी, उसे ये देखकर काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि निखिल भी जानता था कि भूमिका अगर ऐसे ही सोफे पर सोएगी तो वो यहाँ पर पूरी तरह से नींद नहीं ले पाएगी। निखिल की नज़र जब सोफे के साइज को देखे निखिल ने जब सोफे के साइज को देखा तो उसने देखा कि भूमिका तो उस सोफे का साइज छोटा होने की वजह से भूमिका सिकड़ के सो रही थी। निखिल जैसे ही उसके करीब आने लगा तो उसकी आंखों के सामने का नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा था। न जाने क्यों निखिल खुद को भूमिका के पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। भूमिका का चेहरा निखिल को साफ बता रहा था कि वो कितना थक चुकी थी, वो कितना परेशान हो रखी थी पिछले 2 दिनों से। वो साफ देख पा रहा था कि वो कितनी ही ज़्यादा परेशान थी। यही परेशानी ही भूमिका की थकान का कारण थी, जो उसको पता ना होते हुए भी वो ऐसे ही सोफे पर सो गई। ये सारी बातें सोचते हुए जैसे ही निखिल भूमिका के पास पहुंचा तो उसने देखा कि भूमिका सोफे पर ही टेढ़ी गर्दन करके सो गई थी। अब निखिल कहता है, ओहो ऐसे तो भूमिका की गर्दन में स्टेन आ जाएगा, ऐसे ये कैसे सो गई है यहाँ पर। निखिल ने यहाँ पर भूमिका को देखकर यही सब सोच रहा था। निखिल अब मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसे इसके बेड पर उठाकर लेटा दूँ, पर कैसे उठाऊँ भी तो कैसे। निखिल के मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे थे। तो निखिल के मन में यही आया कि वो भूमिका को उठाकर उसके बेड पर लेटा दे, लेकिन उसके इतना करीब जाते हुए यहाँ पर निखिल हिचकिचा रहा था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन दोनों का ये रिश्ता अब ठीक होने लगा था, इसलिए अब निखिल यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब निखिल फिर से सोचता है कि उसने अगर ऐसे ही भूमिका को यहाँ पर सोफे पर ही छोड़ दिया तो पता नहीं सुबह तक उसका क्या हाल होगा, और फिर ये कल अपने फिर से स्पेशल डिपार्टमेंट में नहीं जा पाएगी, और फिर इन सब के लिए वो मुझे ही ब्लेम करेगी। यहाँ पर निखिल ने मुस्कुराते हुए ये सब सोचा। कई तरह की चीज़ें सोचने के बाद अब उसने डिसाइड कर ही लिया था कि वो भूमिका को उठाकर उसके बेड पर लेटा देगा। बड़ी हिम्मत करके निखिल नेहा के और भी करीब गया और उसे उठाने के लिए आगे की तरफ झुका। जिस जगह पर भूमिका सो रही थी वहां पर चांद की रोशनी सीधा ही उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह से बंद थी, जिनके ऊपर उसके बालों की कुछ लटें बिखरी हुई थी। निखिल ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसकी आंखों से बालों को हटाने की कोशिश की। बड़े ही कोमल हाथों से उसने उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया और फिर कुछ पल के लिए अब वो भूमिका के चेहरे की ओर ध्यान से देखने लगा। इससे पहले कि वो कहीं और खो जाता, उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए अपने हाथों को भूमिका की कमर के दोनों तरफ फंसाने की कोशिश की। भूमिका इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब निखिल उसके इतना करीब था।
हालांकि लड़ाई होने के बाद ये पहली बार था कि जब निखिल भूमिका के इतने करीब था। बड़ी ही सावधानी से अब निखिल ने भूमिका को कमर से पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अपने दोनों हाथों में भूमिका को उठाकर जैसे ही वो अब उसे लेकर बेड की तरफ मुड़ा, एक झटका लगने से भूमिका की नींद अचानक से खुल गई। उसने जैसे ही आंखें खोली, खुद को निखिल की गोद में देखकर वो एकदम से चिल्ला पड़ी, ये क्या है? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? निखिल ने जैसे ही भूमिका की तेज आवाज सुनी, बिना कुछ कहे सीधे अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दिया। उसकी पकड़ कमजोर होने की वजह से भूमिका उसकी गोद से सीधे जमीन पर आ गिरी। नीचे गिरते ही वो जोर से चिल्लाई। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखे हुए कहा, क्या किया ये? कितनी जोर की लग गई, मुझे पता भी है तुम्हें? हद है मतलब। यहाँ पर भूमिका का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो चुका था। वो कहती है, तुमने मुझे सच में जमीन पर छोड़ दिया? कोई सेंसिटिवनेस है या नहीं तुम में? भूमिका ने दर्द से कराते हुए निखिल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, सेंसिटिव होकर ही तो मैंने सोचा कि तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो गई है तो मैं तुम्हें यहाँ पर बेड पर सुला दूं, लेकिन नहीं, तुमने ही तो कहा था कि मुझे छोड़ दो। तुमसे डरते हुए मैंने भी छोड़ दिया। अब तुम्हें इसमें भी दिक्कत हो गई क्या भूमिका? तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करना आता भी है या नहीं, या सिर्फ हर बार मुझ पर ही इल्जाम लगाना ही पसंद है तुम्हें? निखिल ने ये सब भूमिका की ओर देख कर कहा, तो थोड़ी देर कहा था तो मैंने ये ऐसा थोड़ी ना कहा था। तुम ही तो मुझे यहाँ इस तरफ लेकर आए थे। क्या करना चाह रहे थे तुम मुझसे? हाँ, मैं सो गई थी तो तुम कुछ भी करोगे। आधी रात में तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इस बात का मतलब अब क्या समझूं मैं? हाँ, भूमिका ने उसे शक की नज़रों से देख कर कहा। हालांकि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था कि निखिल भूमिका के इतने करीब था, क्योंकि पहले भी ये दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। लेकिन अब अचानक से ऐसे नींद में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि निखिल उसके सामने है, तो भूमिका भी अब घबरा गई थी। भूमिका की बातों को सुनकर अब निखिल भी अपनी सफाई देते हुए कहता है, भूमिका तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यहाँ पर चाले चल रहा हूँ तुम्हारे अगेंस्ट? मेरे पास क्या आपको और कोई भी काम नहीं है? मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था, तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया था, क्योंकि 2 दिनों से तुम ना तो यहाँ से बाहर निकली हो और ना ही शायद तुमने ढंग से कुछ खाना पीना किया है। मुझे तो बस सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तो इसलिए यहाँ पर आया था। पर जब यहाँ आके मैंने देखा कि तुम सोफे पर ही सो गई हो, इसलिए तुम्हारी गर्दन में कोई स्ट्रेस ना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर ही लेटाने की सोची। बताओ भूमिका, इसमें मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? मैं तुम्हारे ही बारे में अब यहाँ पर प्लॉट थोड़ी ना बनाऊंगा। सीरियसली, ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं तुम्हें भूमिका? अब यहाँ पर निखिल ने उसे ताना देते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं भूमिका अपनी नज़रें झुकाकर इधर उधर देखे जा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे निखिल ने कोई जोक मारा था जिस पर सिर्फ वही हंस रहा था। भूमिका को अब यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इससे आगे अब वो निखिल से क्या कहे, क्योंकि यहाँ पर निखिल की कोई भी गलती ना होते ही भूमिका ही उस पर चिल्ला पड़ी थी। इसलिए अब वो चुपचाप अपनी पीठ सहलाती हुई खड़ी हो गई। कुछ देर के लिए उनके बीच में ऐसे ही हल्की मुल्की सी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब उसकी लड़ाई की जगह एक खामोशी ने ले ली थी। अब ना तो भूमिका ही कुछ कह पा रही थी और ना ही अब निखिल कुछ कह रहा था। को अब समझ में आ गया था कि यहाँ पर निखिल का इंटेंशन खराब नहीं था, बल्कि वो तो उसकी मदद करना चाहता था। कुछ देर बाद भी निखिल को अपने सामने ही खड़ा देखकर अब भूमिका पूछती है, वैसे तुम इतनी देर तक क्यों जग रहे थे और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अब निखिल कहता है, बस कुछ नहीं, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आया था, ये जानने के लिए आया था कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तभी भूमिका निखिल की बात को सुनकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब वो दोनों ही जाकर, क्योंकि अब गिरने के बाद से भूमिका की भी अब नींद एकदम से टूट गई थी, अब उसे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आने वाली थी, और इसलिए अब भूमिका सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अब वो निखिल को भी कहती है, ओके निखिल आओ बैठो यहाँ पर, अब इससे अच्छा तो अब बात ही कर लेते हैं।